पिछले 20 दिनों से इस बात का हल्ला मचा हुआ है कि कच्चा तेल महंगा हो गया, कच्चा तेल महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया? क्योंकि ईरान ने वो रास्ता ही बंद कर दिया जहां से दुनिया भर को कच्चा तेल सप्लाई होता है। गैस भी वहीं से आती है और गैस को लेकर पिछले 2 हफ्तों से देश में क्या चल रहा है खबरों में आप देख ही रहे हैं, लल्लन टॉप पर हम दिखा भी रहे हैं। एलपीजी महंगी भी हुई और सिलेंडर भराने में लोगों को दिक्कतें भी आ रही, देर से मिल रहा है सिलेंडर। पर तेल का क्या? मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने से पहले कच्चे तेल के दाम $80 प्रति बैरल भी नहीं थे, $70 से $75 के बीच में दाम चल रहा था। कल यानी 19 मार्च को भारत ने कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रति बैरल $156.6 चुकाए हैं, यानी दोगुने दाम हो गए हैं। जब हम शो की तैयारी कर रहे थे तभी ये खबर आई कि प्रीमियम पेट्रोल के दाम ₹2 से ज़्यादा बढ़ गए हैं। इंडस्ट्रियल डीजल भी करीब ₹22 बढ़ गया है। फिर भी डीजल पेट्रोल अब तक महंगाई की मार से बचे हुए हैं, जो आम जनता के यूसेज के हैं। कब तक बचे रहेंगे पता नहीं, तेल कंपनियां कब तक बाहर ढोएंगी अपने कंधों पर पता नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by Rajnigandha, Candid, Sensodyne DSP and Goldi Masale. पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है क्या? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे आज। पर आपने कभी सोचा है कि ये जो इतने दिन से कच्चे तेल का बैरल महंगा हुआ जा रहा है, वो एक बैरल होता कितना है? कितना पेट्रोल उससे मिलता है, कितना डीजल मिलता है? पहले इस बेसिक गणित को समझ लेते हैं, आगे कहानी समझने में फिर आसानी होगी। तो पहले तो बुनियादी बात समझ लेते हैं। तेल की दुनिया में बैरल एक स्टैंडर्ड यूनिट है। एक बैरल कच्चा तेल लगभग 159 लीटर का होता है। दिलचस्प बात यह है कि जब इस तेल को रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है तो इससे करीब 170 लीटर तक अलग अलग प्रोडक्ट निकल आते हैं, यानी जितना इनपुट उससे ज़्यादा आउटपुट। वैसे ये कोई जादू नहीं बल्कि प्रोसेसिंग गेन है। क्रूड ऑयल भारी होता है, उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे पेट्रोल डीजल वो हल्के होते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसीलिए आउटपुट बढ़ जाता है। अब हमारा सवाल था कि एक बैरल में कितना पेट्रोल और साहब कितना डीजल निकलेगा। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट है, वो कहती है कि एक बैरल क्रूड ऑयल से निकलता है लगभग 74 लीटर पेट्रोल और 47 लीटर डीजल। हालांकि हर रिफाइनरी का आउटपुट एक जैसा नहीं होता, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक बैरल कच्चे तेल से 74 लीटर पेट्रोल और 47 लीटर डीजल ही निकले, ये ज़रूरी नहीं है। मोटा माटी माना जाता है कि 70 लीटर से थोड़ा ऊपर नीचे पेट्रोल और 40 से 45 लीटर के आसपास डीजल एक बैरल से फिनिश्ड प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर कच्चा तेल हल्का है, लाइट क्रूड है, तो उससे ज़्यादा पेट्रोल निकल सकता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कच्चा तेल सिर्फ इन 2 ईंधनों तक सीमित नहीं है। असल में ये एक मल्टी प्रोडक्ट मशीन है। इसी से हवाई जहाज़ों को उड़ाने का जेट फ्यूल भी बनता है। अपने घरों में जो एलपीजी इस्तेमाल होती है वो भी जो इसी कच्चे तेल से बनती है। सड़क बनाने के लिए जो बिटुमेन चाहिए वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और इसी से निकलता है। इसके अलावा प्लास्टिक और रबर जैसी चीज़ों के लिए पेट्रोकेमिकल्स भी इसी क्रूड ऑयल से तैयार होते हैं। अब हो क्या रहा है कि मिडिल ईस्ट के देश घिरे हैं युद्ध में, जहां से कच्चा तेल दुनिया भर में जाता है। तेल जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते। दुनिया भर में पहुंचने वाला करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है। इस रास्ते को ईरान ने बंद कर दिया है, जिसको मन करता है उसको ही जाने देता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च की शुरुआत से 100 से भी कम शिप हॉर्मुज से पास हो पाए हैं, और युद्ध से पहले कितने होते थे? एक दिन में 138 के आसपास, यानी 95% ट्रैफिक, 95% ट्रैफिक कम हो गया है। तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर क्या असर पड़ रहा होगा, आप इससे समझ सकते हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सप्लाई पर असर पड़ेगा तो तेल महंगा होगा। जैसा कि शुरुआत में बताया कि हमारे देश की तेल कंपनियों को कच्चा तेल का एक बैरल खरीदने के लिए $156 खर्च करने पड़ रहे हैं, जो पहले $70-75 था। कच्चा तेल महंगा हुआ तो दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। 16 मार्च को अल जजीरा में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 95 देश ऐसे हैं जिन्होंने ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। पाकिस्तान समेत 6 देश ऐसे हैं जहां पेट्रोल के दाम लगभग 25% या उससे ज़्यादा बढ़ गए। कंबोडिया और वियतनाम में तो पेट्रोल 50% से ज़्यादा महंगा हो गया। अब सोचिए कि इन देशों में महंगाई का स्तर क्या पहुंचने वाला है। तेल के दाम वो भी नहीं कंट्रोल कर पाए जो इस युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। इजराइल में पेट्रोल के दाम 2.79% बढ़े, लेकिन ट्रंप जी के अमेरिका में तो पेट्रोल 16% से ज़्यादा महंगा हो गया है। पर सवाल है कि भारत में अब तक
पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े। हालांकि आसार नजर आने लगे हैं। दोपहर में ये खबर आई कि प्रीमियम पेट्रोल के दाम 2 रुपये 30 पैसे तक बढ़ गए हैं और इंडस्ट्रियल डीजल भी 22 रुपये महंगा हो गया है। देखा जाए तो डीजल पेट्रोल के दाम आम लोगों के इस्तेमाल का जो है उसके दाम नहीं बढ़े, तो इसके कुछ कारण हैं। सरकार ने तेल के दामों पर लगाम लगा रखी है। युद्ध से पहले जब कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के आसपास चल रहा था, तब भी पेट्रोल डीजल के दाम इतने ही थे जितने आज हैं। माने आपने सस्ते दिनों में ही महंगे दिन ऑलरेडी देख लिए हैं, इसलिए महंगे दिन आए भी तो अचानक से महंगाई नहीं बढ़ी। भारत में तेल की 3 बड़ी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इसी दौरान इन तेल कंपनियों का शुद्ध लाभ 19,768 करोड़ रुपए था, शुद्ध लाभ। और चालू वित्त वर्ष में 2025-26 की अगर बात करें तो पहले 9 महीनों में तीनों कंपनियों का मिला जुलाकर शुद्ध मुनाफा 192% बढ़ करके 57,810 करोड़ रुपए रहा। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा बताते हैं कि भारत की तेल कंपनियों के पास तेल का पर्याप्त भंडार है जो कि सस्ते भाव में खरीदा गया है। उनका मानना है कि आमतौर पर भारत की तेल कंपनियों के पास 40-50 दिन का तेल का स्टॉक रहता है। अभी तेल कंपनियों के पास जो स्टॉक है वो $65 प्रति बैरल के भाव पर खरीदा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदने से लेकर जहाज से भारत आने और फिर इस क्रूड को रिफाइन करके पेट्रोल पंपों में बिक्री के लिए तैयार होने में 27 दिन का समय लग जाता है। इसलिए फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर युद्ध लंबा चलता है तो दाम पर असर पड़ना तय है। अगर मौजूदा रेट के हिसाब से भारत की तेल कंपनियों को तेल खरीदना पड़ा तो हजारों करोड़ अतिरिक्त चुकाने होंगे और ऐसे में जो मुनाफा तेल कंपनियों ने कमाया है वो भी खत्म होने लगेगा और तेल कंपनियों पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा। सऊदी अरेबिया की तरफ से, जो कि क्रूड का सबसे बड़ा उत्पादक है, कि अगर ये अप्रैल तक लड़ाई चलती रही तो ये $180 तक जा सकते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के लिए अगर क्रूड के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $105 के आसपास है तो इसमें लगभग $30-40 और जोड़ दीजिए, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, रिफाइनिंग कॉस्ट और सावर क्रूड और महंगा पड़ता है, ब्रेंट क्रूड सस्ता पड़ता है, वो और जुड़ जाती है। आज हमने देखा कि 2 रुपए से ऊपर प्रीमियम पेट्रोल पर और इंडस्ट्रियल डीजल पर 22 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और कुछ निजी कंपनीज हैं, इन्होंने जब 60 से $70 क्रूड घूम रहा था उस समय इन्होंने प्रॉफिट कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो प्रॉफिट अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है, अब पिछले 20-21 दिन से जब से लड़ाई चल रही है, वो प्रॉफिट धीरे धीरे वॉश आउट हो रहा है। तो अंग्रेजी में बोलते हैं इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जब लगातार कीमतें ऊपर बढ़ती गई और ये युद्ध चलता गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा, क्रूड ऑयल बढ़ता रहा, तो बहुत जल्द इन कंपनीज को अपनी बॉटम लाइंस यानी कि अपने प्रॉफिट पर नजर रखते हुए, या जब से ऐसे ये घाटे में आएंगी तो वहीं इनको दाम बढ़ाने पड़ जाएंगे। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। कल हमने ललन टॉप शो में बात की थी कि क्या मिडिल ईस्ट वॉर अब ऑयल वॉर की ओर बढ़ रहा है। 2 दिन पहले तक इजराइल ने ईरान के और ईरान ने अरब देशों के स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिजर्व्स पर हमला नहीं किया था। 18 मार्च की रात इजराइल ने ईरान की सबसे महत्वपूर्ण गैस फील्ड साउथ पार्स पर हमला किया। बदले में ईरान ने कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब के गैस भंडारों को निशाने पर लिया। ईरान के कतर के रास लफान पर ईरान ने हमला किया, जो अकेले दुनिया को 20% गैस मुहैया कराता है। ये हमला ईरान ने किया। कतर का कहना है कि साहब रास लुफान गैस फैसिलिटी में 17% LNG कैपेसिटी डैमेज हो गई है, जिसे बनाने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। युद्ध की इस करवट के बाद से ये अंदेशा जताया जाने लगा कि क्या दुनिया अब ऑयल वॉर की ओर बढ़ रही है। हालांकि 18-19 मार्च से घटनाक्रम तेजी से बदला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खींचे। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस बात की जानकारी नहीं थी कि नेतन्याहू साउथ पार्स पर हमला करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमने इजराइल से कहा है कि तेल और गैस भंडारों को निशाना न बनाएं। 19 मार्च को बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भी ये कह दिया कि वो ऊर्जा भंडारों को निशाने पर नहीं लेंगे। इस बीच एक अच्छी खबर और आई। ऐसा हो सकता है कि अमेरिका ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों में कुछ ढील दे। ट्रंप प्रशासन इस बात पर विचार कर रहा है। वजह वही कि तेल के दामों में आग लगी पड़ी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स बिजनेस के इंटरव्यू में इस बात के संकेत दिए। उनका कहना है कि इससे दुनिया में तेल की सप्लाई बढ़ सकती है। अभी युद्ध की वजह से शिपिंग और प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ा है और दुनिया भर में
तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। फॉक्स बिजनेस के प्रोग्राम में बेसेंट ने कहा कि अगर कुछ छूट दी जाती है तो ईरान का तेल भारत, जापान और मलेशिया जैसे देशों को भेजा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका उन तेल शिपमेंट से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है जो पहले से समुद्र में है। ये तेल लगभग 14 करोड़ बैरल है। उनके मुताबिक इससे 10 से 14 दिनों के लिए तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। वैसे तो कई लिहाज से ये फैसला अच्छा है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद से भारत भी ईरान से तेल गैस नहीं खरीद पाता। परिस्थितियां बनेंगी तो भारत भी ईरान से तेल गैस खरीदेगा, जो कि हमें अमेरिका से आने वाले तेल से सस्ता पड़ता। लेकिन आप ज़रा अमेरिका का दो मुहापन देखिए। ट्रंप ने भारत पर क्या बोल करके 25% पेनल्टी लगाई थी टैरिफ में कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इससे रूस को पैसा मिलता है और इस पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन से युद्ध में लड़ने में कर रहा है। मतलब ट्रंप ने कहा कि भारत रूस को यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए परोक्ष रूप से फंड कर रहा है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ के साथ 25% पेनल्टी एक्स्ट्रा लगा दी थी, यही बात कह के। अब अमेरिका क्या करने जा रहा है? कह रहा है कि ईरान से तेल खरीदा जा सकता है। अमेरिका ईरान पर ही हमला कर रहा है और अब अमेरिका खुद ही ईरान से तेल खरीदने के लिए दूसरे देशों को संभवतः कहने वाला है। क्या इससे ईरान को फंड नहीं मिलेगा? बीबीसी ने ब्लैकस्टोन कंप्लायंस सर्विस के डायरेक्टर डेविड टेननबाम के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सीधी भाषा में कहें तो ये अजीब फैसला है। हम ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दे रहे हैं और वही पैसा युद्ध में इस्तेमाल हो सकता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप और उनके फैसले अमेरिका वाले ही नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। उनको अमेरिका ग्रेट बनाने देते हैं। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या अब आपके स्मार्टफोन में आधार कार्ड का ऐप पहले से इंस्टॉल्ड रहेगा? सवाल इसलिए क्योंकि सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को आधार ऐप पहले से इंस्टॉल करने को कहा है। ये बात लंदन की न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट से पता चली है, लेकिन स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां इसके पक्ष में नहीं हैं। आधार नंबर जारी करने वाली संस्था है UIDAI। आप जानते हैं उसने जनवरी में नया आधार ऐप लॉन्च किया था। इसमें यूज़र अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, फैमिली प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं और बायोमेट्रिक डेटा भी लॉक कर सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि जनवरी में केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को ऐप इंस्टॉल करने का प्रस्ताव दिया था। संस्था ने IT मिनिस्ट्री से सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियों से इस बारे में बात करने को कहा है। सरकार का कहना है कि ऐप पहले से इंस्टॉल होने से लोगों को अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आधार का इस्तेमाल आसान हो जाएगा। सरकार ने कुल 6 सरकारी ऐप्स फ़ोन में डालने का प्रस्ताव रखा था। इनमें से एक सचेत ऐप है। ये आपदा से रिलेटेड अलर्ट देता है। अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते जब हमने संचार साथी ऐप को लेकर के हंगामा देखा था। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को पहले से ही इसे इंस्टॉल करने की खबरें चली थी, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने साफ कर दिया था कि इसे प्री इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं होगा। इस दफ़ा विरोध आया है MAIT की ओर से। MAIT यानी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत में IT हार्डवेयर की दुनिया का एक प्रमुख संगठन है। ये संगठन स्मार्टफोन और लैपटॉप बनाने वालों को रिप्रेजेंट करता है। उसका कहना है कि जनता का इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। पहले से ऐप इंस्टॉल करने से भारत के लिए अलग प्रोडक्शन लाइन बनानी पड़ेगी और बाकी देशों के लिए अलग, जिससे लॉजिस्टिक्स में बहुत दिक्कत आएगी। खबरें ये भी हैं कि एप्पल और सैमसंग ने भी सेफ्टी और प्राइवेसी का हवाला देते हुए इसका विरोध किया है। अब बात 2 ठगों की जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों के साथ गलत काम किया है। ऐसे लोग हर धर्म में होते हैं। ये जिस धर्म के नाम पर खाते हैं उसी की आड़ लेकर के पाखंड फैलाते हैं, लोगों की आस्था से खेलते हैं, तमाम तरह के डर दिखा करके उनसे पैसे ऐंठते हैं, पाखंड से धर्म को भी बदनाम करते हैं। पहला केस गुजरात का है। यहाँ खुद को धर्मगुरु बताने वाले प्रदीप जोतांगिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है नकली नोटों के गिरोह में शामिल होने का। एक्शन लिया है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने। उसने प्रदीप के साथ 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 6 में से एक महिला भी है। इन सब के नाम स्क्रीन पर आप इस समय देख सकते हैं। छापेमारी में अहमदाबाद के अमराईवाड़ी इलाके में एक कार में ढेर सारे 500 रुपए के नकली नोट मिले हैं। अगर ये असली होते तो इनकी कीमत 2 करोड़ 38 लाख होती। प्रदीप जोतंगिया सूरत में श्री सत्यम योग फाउंडेशन चलाता है। आसपास के इलाकों में गुरुजी के नाम से फेमस है। पुलिस का कहना है कि आश्रम की आड़ में नकली नोटों का धंधा चलाता था। नेटवर्क पूरा सूरत तक फैला हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नकली नोट बनाने की प्लानिंग 6 महीने से चल रही थी। इनके गिरोह में एक मुकेश ठुम्मर है जो कि
टेक सैवी है, उसने चीन से वाटरमार्क वाला स्पेशल कागज़ मंगाया, फिर सूरत के एक घर में प्रोफेशनल प्रिंटर और कटिंग मशीनों से प्रिंटिंग यूनिट लगाई और फिर धड़ाधड़ नोट छापने शुरू कर दिए। एक A4 शीट से 3 नोट बनते थे। नोटों की क्वालिटी भी बढ़िया होती थी। पहले थोड़े नोट छाप करके अलग अलग ज़िलों में एजेंट्स के ज़रिए चलाए। अच्छा रिस्पांस मिलने पर नोटों की छपाई बढ़ाई। एजेंट्स को 20-25% कमीशन दे करके नोट लोकल मार्केट में चलाए गए, लेकिन ये सब अधिक दिन तक नहीं चल सका। पुलिस को शहर में नकली करेंसी की एक बड़ी खेप आने की लीड मिली और लीड मिलते ही टीम ने मुस्तैदी दिखाई और संदिग्धों को पकड़ करके पूछताछ किया और मालूम हुआ कि नकली करेंसी सत्यम योग फाउंडेशन से जुड़ी एक गाड़ी में ले जाई जा रही थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 19 मार्च को प्रदीप जोतंगिया के योग वाले फाउंडेशन और मुकेश ठुमर के घर पर छापेमारी की। वहां से 28 लाख रुपए के नकली नोट मिले। प्रिंटिंग मशीन, कागज, स्याही सब पुलिस उठा करके ले गई। मामले की जांच हो रही है। मुख्य फोकस स्पेशल कागज की सप्लाई, कितने नोट छापे गए और हर आरोपी की भूमिका पता लगाने पर है। दूसरा मामला जो है वो महाराष्ट्र के नासिक का है। खुद को ज्योतिषी बताने वाले अशोक खैरात को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो पूजा पाठ कराने के नाम पर महिलाओं को बेवकूफ़ बनाता था, उनका शोषण करता था। इसी तरह उसने एक 35 साल की महिला को नशीली चीज़ें खिलाकर उसके साथ कई बार रेप किया। पुलिस ने खैरात के ऑफिस में छापेमारी की। वहां से एक पेन ड्राइव मिली जिसमें 58 अश्लील वीडियो क्लिप्स मिले हैं। आशंका है कि इनमें कई हाई प्रोफाइल महिलाएं और सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हो सकते हैं। वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है। गिरफ्तारी के बाद 61 साल के खैरात के अलग अलग पार्टियों से संबंध भी सामने आए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ उनकी तस्वीर सामने आई। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और एनसीपी नेता रूपाली चाकणवर भी खैरात की करीबी बताई जा रही हैं। चाकणकर नासिक के सिन्नर में स्थित श्री शिवनिका संस्थान की ट्रस्टी हैं, जिसकी अगुवाई खैरात करते हैं। खैरात पहली बार तब सुर्खियों में आए जब 2022 में एकनाथ शिंदे इसी श्री शिवनिका मंदिर गए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि तब शिंदे मुख्यमंत्री थे। बहरहाल पुलिस को खैरात के ठिकाने से नकदी, हथियार और डॉक्यूमेंट मिले हैं। अशोक खैरात पहले मर्चेंट नेवी में काम कर चुका है, बाद में लोगों के भविष्य बांचने का काम करने लगा। धीरे धीरे वो रसूखदार लोगों के संपर्क में आया। कई बड़े नेता उसके पास भविष्य जानने के लिए जाते थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि पिछले 15 साल में उसने 200 करोड़ की संपत्ति बनाई है। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एक SIT बनाई है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।